तो गाइज आपने ऐसे बहुत सारे स्टोरीज देखे होंगे जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम की ताकत मिलने से वो एक ओवर पावर हंटर बन जाता है। लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसा स्टोरी लेके आया हूँ जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम की ताकत से कोई हंटर नहीं बनता है, बल्कि वो एक गॉड लेवल का वेम्पायर बन जाता है जो कि दूसरे औरतों का खून पी के उनका दिमाग कंट्रोल कर सकता है। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं हमारे आज के स्टोरी आई रिलाई ऑन माई हारेम टू कॉन्कर द वर्ल्ड को। तो स्टोरी के स्टार्ट में हमें एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहां हमारा मेन कैरेक्टर अपना मेडिकल रिपोर्ट पढ़ रहा था और वो कहता है कि मेरा नाम ली हेरॉन है और मैं एक आम बंदा हूँ। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि जब मैं 6 साल का था तब मेरे पेरेंट म्यूटेंट बीस्ट से लड़ते लड़ते मारे गए थे और तब से मैं अपनी बहन के साथ अलग अलग रिलेटिव्स के घरों में भटकते रहता हूँ और हम लोग इसी ठंड और हार्श एनवायरनमेंट में पले भरे हैं। लेकिन बुरी किस्मत अकेले नहीं आती। फिर ली अपनी बीमारी के बारे में हमें बताता है। वो कहता है कि म्यूटेंट डिजीज एक स्पेशल बीमारी है जो म्यूटेंट बीस्ट से फैलती है और कुछ लोग इस बीमारी के एक्स्ट्रा डायमेंशनल एनर्जी को सह नहीं पाते और उनकी बॉडी पूरी तरह से सड़ जाती है और जैसे जैसे वो बीमारी पूरी बॉडी में फैलती है वैसे ही वो बॉडी पैरालाइज हो जाती है और आखिर में वो मर जाती है। और फिर हमें ली की भी मेडिकल रिपोर्ट दिखाई जाती है जहाँ उसे भी ये म्यूटेंट डिजीज हो चुकी है। फिर वो कंटिन्यू करता है कि इस बीमारी में बॉडी सड़ने वाला प्रोसेस हर लोगों में अलग अलग होती है। किसी को इस बीमारी के होने के बाद 3 सप्ताह, 5 दिन या फिर 7 से 8 साल भी लग सकते हैं मरने के लिए। लेकिन फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस बीमारी के होने के बाद तुम कितना दिन जिंदा रहे। अगर तुम्हें ये बीमारी हो गई तो तुम्हारी मौत पक्की है। और यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी मौत को देख के अपना सारा उम्मीद खो देता है, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन के लिए और अपनी माँ की आखिरी इच्छा के लिए वो मौत से भी लड़ेगा। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें कुछ दिन बाद का शहर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें एक जंगल में कुछ लोगों को दिखाया जाता है। फिर उनमें से एक बंदा उन सभी लोगों से कहता है, क्या सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं? तब मैं इस मिशन का प्लान तुम लोगों को समझाता हूँ। और फिर वो बंदा कंटिन्यू करता है कि कुछ दिन पहले हम लोगों को यहाँ से रिपोर्ट मिली कि यहाँ पर इस एरिया में बहुत सारे लेवल 1 के म्यूटेंट बीस्ट है और वो यहाँ पर रहने वाले लोगों पर अटैक कर रहे हैं और हम लोगों का मिशन है उन लोगों का घोंसला ढूंढ के उन्हें जड़ से खत्म करना। और फिर वो कहता है कि हम लोगों की टीम के लिए लेवल 1 के बीस्ट ज्यादा बड़ी मुसीबत नहीं है। हमें फिर इस बंदे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम सेन जिहेन है और ये लाइटनिंग विंड मैजिक यूजर है और इसका इवोल्यूशन लेवल सुपीरियर स्टील है। फिर सेन कहता है कि अगर तुम मेरे ऑर्डर्स को अच्छे से फॉलो करोगे तो हम लोग इस मिशन को बिना किसी दिक्कत के कंप्लीट कर लेंगे। और फिर वो उन सभी को मिशन की तरफ आगे बढ़ने के लिए कहता है जहाँ उसी की टीम में से एक बंदा बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि मेरी हाथ और नहीं इंतजार कर सकती। फिर सेन हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, ली हेरॉन की पूरी टीम में से सिर्फ तुम ही वो बंदे होगे जिसको कि इस मिशन में इन्वॉल्व नहीं होना है, तुम्हें बस हमारा सामान ढोना है। तो क्या तुम्हें तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आई? जिसपे कि ली हाँ कहता है और हमें दिखाया जाता है कि ली के पीठ पे उससे भी बड़ा बैग होता है। फिर ली अपने मन में कहता है कि एक आम इंसान के पास सिर्फ एक ही तरीका होता है एक हंटिंग स्क्वाड को ज्वाइन करने का और वो होता है एक सामान ढोने वाला बनके। और इस काम में मुझे किसी से भी लड़ना नहीं है, मुझे बस टीम को फॉलो करना है और उन्हें उनका सप्लाईज बीच बीच में देते रहना है और मुझे लड़ाई के बाद बीस्ट को मारने से जो कीमती सामान गिरता है उन्हें भी उठाना रहता है। फिर ली अपने आप को हौसला देते हुए कहता है, चिंता मत करो, ये काम तुम्हारा पहली बार नहीं है, तुमने ये काम पहले भी कई बार किया है। हमें फिर सेन को दिखाया जाता है जो कि एक मॉन्स्टर से लड़ रहा था और उनके टीम के सभी मेंबर्स मॉन्स्टर्स को अच्छा टक्कर दे रहे थे और ली बस साइड में खड़ा रह के सभी को देख रहा था। और वो कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि ये मिशन अच्छे से हो रही है और इसे खत्म होने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। फिर वो कहता है कि एक आम इंसान और एक इवॉल्व इंसान में जमीन आसमान का डिफरेंस रहता है। लेकिन फिर ली नोटिस करता है कि उसके पैरों के नीचे का पत्थर अपने आप हिलने लगता है और हैरान होते हुए कहता है कि लेवल 1 के बीस्ट अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसा डिस्टरबेंस नहीं ला सकते हैं, तो जरूर यहाँ पर कोई खतरनाक मॉन्स्टर है। फिर हमें वहाँ का जमीन फटते हुए दिखाया जाता है और उस दरार से एक खतरनाक मॉन्स्टर निकलता है और हमें दिखाया जाता है कि ये एक स्नेक टाइप का म्यूटेंट था जो कि एक लेवल 5 का म्यूटेंट बीस्ट है और इसका नाम टाइटन स्नेक है। और इस मॉन्स्टर को देख के उस टीम के सारे मेंबर्स की हालत खराब हो जाती है और वो लोग डर के मारे कांपने भी लगते हैं। उस टीम की एक मेंबर कहती है कि मैंने इस क्रिएचर को टीवी पे देखा था और ये एक लेवल 5 का म्यूटेंट बीस्ट है। और फिर वो लड़की कपकपाते हुए कहती है कि हमारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पर तो सिर्फ लेवल 1 के म्यूटेंट बीस्ट होने चाहिए और ये मॉन्स्टर तो हम लोगों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। फिर ली पीछे से उन सभी से कहता है कि तुम लोग आखिर किसका इंतजार कर रहे हो? अगर तुम लोग वहाँ पर और रुके तो तुम सभी लोग मारे जाओगे। और ये सुन के वो सभी लोग वहाँ से अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। फिर वो लड़की वहाँ से भागते हुए कहती है कि मैं तो डर के मारे वहाँ पे जम सा गई थी, वो तो शुक्र मनाओ कि किसी ने चिल्ला के मुझे होश में लाया। फिर उसके पीछे वाला बंदा कहता है कि वो मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा बड़ा है। हमें फिर उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि अब उन लोगों के पीछे पड़ चुका है। फिर भागते भागते एक बंदा सेन से कहता है
क्योंकि वो बहुत तेज है, हम लोग ऐसे बच नहीं पाएंगे। हम लोगों को कोई शिकार उसकी तरफ फेंकना होगा। सांप किसी शिकार को देख के उसे खाने के लिए रुक जाते हैं और ये सुन के सेन कहता है, एक शिकार, मेरे पास एक आइडिया है। फिर हमें सेन को दिखाया जाता है जो ली पे हमला करके उसे जख्मी कर देता है और ये देख के ली भी पूरी तरह से सदमे में था। वो कहता है, आखिर क्यों, आखिर इसका मतलब क्या है, तुम मेरे साथ करना क्या चाह रहे हो? और फिर सेन ली का गर्दन पकड़ के उससे कहता है कि हम लोगों की टीम में सिर्फ तुम ही हो जिसके पास लड़ने की कोई शक्ति नहीं है और हम में से सबसे कचरा मेंबर तुम ही हो, इसलिए तुम सबसे अच्छा शिकार बनोगे। और ऊपर से मैंने तुम्हारी फाइल भी पढ़ी है और मुझे पता है कि तुम्हें म्यूटेंट डिजीज है, तो ऐसे भी तुम ज्यादा दिन जीने वाले नहीं हो, तो अच्छा होगा कि तुम किसी का काम आ जाओ और मैं तुम्हें मरने से पहले किसी काम में लाना चाहता हूँ। और ये कह के सेन ली को उस टाइटन की तरफ फेंक देता है और फेंकते हुए सेन ली से कहता है कि तुम्हें बस अपने आप को कोसना है क्योंकि तुम सबसे ज्यादा कमजोर थे। हमें फिर दिखाया जाता है कि उस टाइटन का नजर ली पे चला जाता है और बेचारा ली जख्मी हालत में खास रहा था। फिर वो टाइटन मॉन्स्टर बहुत स्पीड में ली की तरफ बढ़ता है उसे खाने के लिए और ली भी ये देख के कहता है, तो ये है मेरा अंत। फिर ली अपने आखिरी पल में अपनी मरी हुई माँ का आखिरी विश को याद करता है और हमें ली का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ उसकी माँ उसके सामने ही मरने की हालत में थी और हमें दिखाया जाता है कि अभी ली की माँ के पेट से अभी एक रॉड भी आर पार था। उसकी माँ ली से कहती है, हेरॉन, अब तुम्हारी माँ तुम लोगों का अच्छा से देखभाल नहीं कर पाएगी, इसलिए तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा, तो तुम मुझे प्रॉमिस करो कि कुछ भी हो जाए तुम अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखोगे। और फिर उसकी माँ रोते हुए अपने आखिरी पल में कहती है कि तुम्हें और ताकतवर बनना है और जिंदा रहना है। और फिर हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारे ली के बॉडी के नीचे एक अजीब सा मैजिकल सर्कल बन गया होता है और ये देख के ली भी थोड़ा हैरान था। और फिर अचानक से उस मैजिकल सर्कल में से बहुत तेज रोशनी निकलती है और फिर हमारा सीन को शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर हमें कुछ और लोगों को दिखाया जाता है और इनके सामने भी हमें वही रेड कलर की एनर्जी दिखाई जाती है जो कि हमें ली के केस में दिखाया गया था। और हमें दिखाया जाता है कि इस मैजिकल एनर्जी के बीच में कोई खड़ा था और ये और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर ली हेरॉन ही था। लेकिन अभी इसका हुलिया पूरी तरह से चेंज हो गया था और फिर ली अपने आप को जिंदा देख के कहता है, मुझे आखिर क्या हो रहा है, मुझे तो अभी मर जाना चाहिए था, लेकिन मैं आखिर यहाँ पर पहुंचा कैसे? और ऊपर से मेरे शरीर के घाव पूरी तरह से गायब हो गए हैं और ये कपड़े ये भी पूरी तरह से चेंज हो गए हैं। और कहता है कि क्या ये उस लाल रोशनी के कारण हो रहा है जो कि मैंने मरने से पहले देखा था? लेकिन फिर कोई कहता है, अरे देखो वो तो कोई इंसान है, निको एक इंसान को समन कर पाई है। और हमें दिखाया जाता है कि ली के सामने भी बहुत सारे चमगादड़ टाइप के बीस्ट खड़े थे। फिर उस भीड़ में से एक कहती है कि किसने सोचा था कि वो पुराना जादू काम भी करता होगा। और दूसरा कहती है, वो देखो वो कितना हैंडसम है। और फिर तीसरा कहती है, जरूर हम लोग इस बार बहुत लकी है। फिर एक और बीस्ट कहती है कि बहुत समय बाद मैं एक परफेक्ट इंसान से मिल रही हूँ। और उसके बगल वाली बीस्ट कहती है, मेरा खून तो अभी से उबलना शुरू हो गया है। और फिर कहती है कि मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और फिर उनमें से एक और बीस्ट कहती है कि ये अपना एक अलग सा और खतरनाक सा मैजिकल ऑरा भी रिलीज कर रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनमें से 3 बीस्ट आगे आती है और उनमें से एक कहती है कि ये कितना अच्छा है, मैं तो इसके साथ खेलने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो रही हूँ और मैं इसके लिए इंतजार भी नहीं कर सकती। और ये सब देख के ली पूरी तरह से हैरान हो रहा था और वो अपने मन में कहता है कि मैं आखिर हूँ कहाँ और ये सब यहाँ पर हो क्या रहा है और क्या ये लोग स्कबी प्रजाति के बीस्ट है? फिर ली की नजर उसके सिस्टम विंडो पे जाती है और ये देख के वो अपने मन में कहता है कि क्या ये लोग मेरे सामने जो विंडो है उसको नहीं देख सकते हैं क्या? और हमें दिखाया जाता है कि ली के उस सिस्टम विंडो में लिखा हुआ था कि उसका क्लास ब्लड डीमन गॉड है और उसका प्रजाति वैम्पायर है। फिर ली की नजर वहाँ पे मौजूद एक और स्कबी बीस्ट पे जाती है और फिर वो बीस्ट कहती है कि मैं हूँ वो जिसने की उस एंशिएंट समनिंग सर्कल को यूज करके तुम्हें यहाँ पे लाया है और जब मैंने उस मैजिक को यूज किया तो धरती और जन्नत दोनों ही कांप उठी और इस रिचुअल से यहाँ पर बहुत खतरनाक सा मैजिकल पावर पैदा हुआ जिससे कि हम लोग पूरी तरह से डर गए थे। फिर हमें इस बीस्ट के बारे में बताया जाता है जो कि एक लेवल 3 का म्यूटेंट बीस्ट है और इसका नाम सकबस निको है। फिर वो बीस्ट कहती है कि इस जादू से यहाँ पर सभी को एक खतरनाक सा मैजिकल ऑरा महसूस हुआ तो जरूर तुम बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे। और फिर वो कंटिन्यू करती है कि मैं निको तुम्हारी एब्सोल्यूट लॉयल्टी को एक्सेप्ट करती हूँ और अब से मैं समय के अंत तक तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। और हमें ली का एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि तुम्हें एक फॉलोअर मिला है। फिर हेरॉन को एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ था कि तुमने एक नया फॉलोअर गेन किया है तो अपने फॉलोअर को वेरीफाई करो। और ये देख के हेरॉन कहता है मुझे एक नया फॉलोअर मिला है। और फिर वो कहता है लेकिन इसने तो अभी अभी अपनी लॉयल्टी का कसम मेरे सामने खाया है और अभी से ये सिस्टम नोटिफिकेशन मेरे सामने आने लगे हैं। फिर हेरॉन निको को उस सिस्टम में वेरीफाई कर देता है जिससे कि वेरीफाई होते ही निको के स्टैट्स हेरॉन को दिखने लगते हैं जहाँ इसका नाम निको, इसकी प्रजाति सकबस और इसकी उम्र 18 साल थी और इसका म्यूटेंट बीस्ट
लेवल 3 है और साथ ही में इसको और ताकतवर बनना है और इसको पावर का भी भूख है। और साथ ही में उस सिस्टम विंडो के नीचे निको का एफिनिटी लेवल भी लिखा हुआ था जो कि अभी 88% पे है और ये लेवल दर्शाता है कि निको अभी हेरॉन के कितने करीब है। और फिर वो सिस्टम हेरॉन को बताता है कि अगर तुम्हारे किसी फॉलोअर का एफिनिटी लेवल 100% तक पहुंच जाता है तो तुम उसे अपने हारेम में ऐड कर सकते हो और इसके लिए तुम्हें एक मिस्टीरियस रिवॉर्ड भी मिलेगा। और फिर हमें बताया जाता है कि ली हेरॉन इस सिस्टम नोटिफिकेशन को तुरंत ही पढ़ने के बाद इसका मतलब समझ जाता है और वो उस सिस्टम को थैंक्स कहता है क्योंकि उसने हेरॉन को एक दूसरा मौका दिया था। और फिर हमें बताया जाता है कि इस सिस्टम के मदद से हेरॉन एक इवॉल्व्ड ह्यूमन से भी ज्यादा ताकतवर बन गया है और इस सिस्टम का नाम है द ब्लड डीमन गॉड सिस्टम। और इस बार हेरॉन अपने इस सिस्टम की मदद से अपना बदला लेके रहेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि निको हेरॉन को अपने नजदीक लाके कहती है कि तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या है, तुम इतना खुश क्यों दिख रहे हो और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम हवा में क्या छू रहे हो। फिर निको कहती है कि क्या ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम बहुत समय तक सोए हुए थे और तुम्हें इससे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। और फिर निको कहती है कि क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए। और फिर हेरॉन इसका जवाब देता है कि मुझे इस माहौल में ढलने के लिए थोड़ा समय लगेगा। और फिर निको कहती है मैं देख सकती हूँ, तो तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत है तो तुम मुझसे कह सकते हो। और फिर वो अपने आप को आगे लाते हुए कहती है कि आप मेरा भी फायदा उठा सकते हैं, कि अगर मेरी बॉडी से आपको रिलैक्स महसूस होगा तब तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। और फिर निको अपने कपड़े उतारते हुए कहती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैं आपको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि निको को हेरॉन के पास इतना नजदीक देख के बाकी सभी बीस्ट उससे जल रही होती है। और फिर एक बीस्ट कहती है देखो निको कितनी बेशरम है, उसकी जगह तो मुझे होना चाहिए। और फिर उसके पीछे वाली बीस्ट भी कहती है नहीं, ये सब काम तो मेरे अंडर होना चाहिए था। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि हेरॉन निको को रोकते हुए कहता है रुक जाओ, मेरा ये इंटेंशन नहीं था और मैं तुम्हारा फायदा उठाना नहीं चाहता हूँ। और फिर वो कहता है कि क्या ये सारे स्कबी प्रजाति इतने ही उत्सुक होते हैं। और फिर हेरॉन को एक और सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिसमें लिखा हुआ था कि निको का एफिनिटी लेवल गिर के 85% तक पहुंच गया है। फिर निको हेरॉन का ये हरकत देख के थोड़ा उदास हो जाती है और फिर वो कहती है कि क्या कोई दिक्कत है और क्या आपको मेरे में इंटरेस्ट नहीं है। फिर हेरॉन ये देख के अपने मन में कहता है नहीं, मेरे ये कहने का मतलब नहीं था। और कहता है कि लगता है इस सिस्टम का की फंक्शन एफिनिटी लेवल ही है। और एक हल्की सी मुस्कान देते हुए कहता है कि अगर मुझे अपना बदला लेना है तो मुझे इस सिस्टम का पावर को अच्छे से यूज करना होगा और मुझे अभी कुछ तो करना होगा। तो चलो सबसे पहले निको का एफिनिटी लेवल को मैक्स लेवल पे ले जाते हैं। और फिर हेरॉन निको का तारीफ करते हुए कहता है कि देखने में तुम सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो और यहाँ पे मौजूद तुम सभी बीस्ट में से सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। और उसे मक्खन लगाते हुए कहता है कि मैंने तुम जैसी स्पेशल वुमेन से आज तक पहले कभी नहीं मिला, जो सुन के निको भी पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाती है। और फिर हेरॉन का सिस्टम उसे बताता है कि निको का एफिनिटी लेवल 90% तक पहुंच गया है। फिर निको कहती है कि तुम तो अपने बातों से मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। फिर हेरॉन कहता है कि अभी अभी तुमने मुझे समन किया है, इसलिए मैं अभी भी पूरी तरह से इस माहौल में ढला नहीं हूँ, मुझे अभी और एनर्जी की जरूरत है। जो सुन के निको कहती है एनर्जी, आप एक ब्लड डीमन गॉड है तो आपको एनर्जी के तौर पे खून की जरूरत पड़ेगी और जब तक आपके शरीर में खून रहेगा तब तक आप अपने एनर्जी को फिर से रिकवर कर सकते हैं। और फिर निको अपना गर्दन आगे करते हुए कहती है कि आप जितना चाहे उतना खून मेरे शरीर से निकाल सकते हैं और ये मेरे लिए एक गर्व की बात है कि मेरा खून अब से आपके शरीर में बहने वाला है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये देख के हेरॉन को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और वो कहता है रुको, आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है और मुझे अंदर से इतना अजीब सा क्यों महसूस हो रहा है। क्या ये वैम्पायर बनने के बाद मेरा नेचुरल इंस्टिंक्ट है और मैं इसे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हेरॉन अपने नौकीले दांत निकाल लेता है और निको का खून पीना शुरू कर देता है, जिससे कि निको को बहुत दर्द भी हो रहा था। और हेरॉन का सिस्टम उसे बताता है कि निको का एफिनिटी लेवल 92% तक पहुंच गया है। और हमें दिखाया जाता है कि इससे निको को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था और वो अपने मन में कहती है ये बहुत अच्छा है और अब मैं अपने मास्टर के साथ कम्प्लीटली मिल चुकी हूँ। फिर हेरॉन को एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हें एक ब्लड फ्यूजन नाम का एक नया स्किल मिला है और उसका स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट भी इंक्रीज हुआ है। और अपने नया स्किल को देख के हेरॉन थोड़ा हैरान था और फिर वो कहता है कि लगता है ये सिस्टम इस तरह से भी काम करता है। और फिर हेरॉन अपने उस नए वाले स्किल को चेक करता है और हमें बताया जाता है कि ब्लड फ्यूजन एक पैसिव स्किल है और इस स्किल में किसी भी औरत का ताजा खून पीने से उसके यूजर को रैंडमली कोई भी एट्रीब्यूट पॉइंट मिल सकता है, लेकिन हर एक औरत से उसे बस एक ही एट्रीब्यूट पॉइंट मिलेगा। और ये देख के हेरॉन अपने मन में कहता है एक ऐसा स्किल जो मुझे एट्रीब्यूट पॉइंट देगा बिना लेवल अप हुए। भले मुझे रैंडम एट्रीब्यूट्स मिलेंगे लेकिन मेरे लिए यहाँ पर टारगेट बहुत है, तो मैं इन लोगों का इस्तेमाल करके अच्छा खासा एट्रीब्यूट पॉइंट्स कमा सकता हूँ। और फिर हेरॉन हल्का सा मुस्कान देते हुए कहता है ये स्किल तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। फिर हेरॉन निको को आवाज लगा के कहता है निको, मुझे और ज्यादा खून चाहिए, जिसपे कि निको अपना बॉडी फिर से आगे लाते हुए कहती है हाँ, आप जितना चाहे उतना खून पी सकते हैं मेरे बॉडी से। जिसपे कि हेरॉन कहता है नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारा खून नहीं बाकी लोगों
लोगों का भी खून पीना है। और फिर हेरॉन और लोगों की तरफ देखते हुए कहता है जितना ज्यादा औरतें उतना ज्यादा अच्छा है। और हेरॉन के मुंह से ये सुन के वो सारे बीस्ट पूरी तरह से एक्साइटेड हो जाते हैं। उनमें से एक बीस्ट कहती है क्या वो हमें भी चाहते हैं? और फिर दूसरी बीस्ट कहती है क्या ये कोई नया प्रकार का गेम है, क्योंकि ये सुनने में अच्छा लग रहा है। फिर एक और बीस्ट कहती है कि निको की इस हालत में देख के मुझे भी उससे जलन हो रही है और मुझे भी उसे ट्राई करना है, मैं इसके लिए और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। और फिर हेरॉन कहता है कि क्या तुम लोगों को इससे दिक्कत है? अगर नहीं है तो तुम लोग एक एक करके आगे आओ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हेरॉन वहाँ पर एक एक करके वहाँ पे मौजूद सारे बीस्ट का खून पीने लगता है। और देखने से ऐसा लग रहा है कि इस प्रोसेस में उन बीस्ट को भी अच्छा महसूस हो रहा है। और साथ ही में हेरॉन का वहाँ पर रैंडमली कोई भी एट्रीब्यूट इंक्रीज हो रहा था, जैसे कि इंडोरेंस, इंटेलिजेंस और एजिलिटी। और ऐसे ही करते करते हेरॉन ने अपने एट्रीब्यूट्स को कई बार इंक्रीज किया, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर हमें एक बीस्ट को दिखाया जाता है जो हेरॉन को अपना खून देने के बाद कहती है कि आज से पहले मैंने कभी भी इतना मजेदार चीज एक्सपीरियंस नहीं किया। और भले इसमें थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन मेरा दिल एक्साइटमेंट कारण उस समय तो फटने ही वाला था। फिर एक और बीस्ट कहती है कि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मेरे मास्टर और मेरा सोल अब एक हो चुका है और मैं अपने अंतरात्मा को हासिल कर ली हूँ। फिर हेरॉन उन सभी का खून पीने के बाद कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया है कि मैंने यहाँ पर सारे सकबस बीस्ट को यूज करके अपना ब्लड फ्यूजन को एक्टिवेट कर लिया है। और मैं इन लोगों को धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि मुझे इन लोगों के ही कारण से इतने सारे एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स मिले हैं। फिर हेरॉन अपने मुंह से खून पोंछते हुए कहता है लेकिन मैंने तो इन लोगों के सिर्फ गर्दन में ही काटा है, तो ये लोग अपने रिएक्शन को इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों दिखा रहे? और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे मौजूद सभी बीस्ट अभी अजीब हरकत कर रहे हैं। और ये देख के हेरॉन कहता है कि क्या ये कभी प्रजाति की बॉडी इतना सेंसिटिव होती है? फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें सकबस बीस्ट के गांव को दिखाया जाता है। और फिर हमें उस गांव के एक घर के कमरे में हमें निको को दिखाया जाता है और वो उस कमरे के बेड की तरफ बढ़ते हुए कहती है मास्टर हेरॉन, मैं आपके लिए आ रही हूँ। और कहती है कि उस समय बाहर बहुत लोग थे, इसलिए आप मेरे साथ कुछ कर नहीं पाए। फिर निको उस बेड पे चढ़ के कहती है कि जब से उन्होंने मेरे गर्दन में काटा है तब से मुझे उस मजेदार एहसास का आदत सा हो गया है। और फिर वो कहती है मास्टर बाहर आइए, चलिए हम लोग फिर से एक डीप कनेक्शन बनाते हैं। और अभी यहाँ पर हम दोनों ही अकेले हैं, तो आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। और फिर निको अपना एक क्यूट सा शकल बनाते हुए कहती है कि आज की रात मुझे एक असली सकबस बनने दीजिए। और ये कह के निको उस बेड पे जो सोया हुआ था उसके ऊपर बैठ जाती है। लेकिन फिर निको को कुछ अजीब महसूस होता है और वो कहती है यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है और यहाँ का माहौल भी कुछ बदला बदला सा लग रहा है। और फिर निको उस बेड के ऊपर से चादर उठाती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे हेरॉन नहीं है, बल्कि उसकी जगह वहाँ पर एक लकड़ी का लट्ठा रखा हुआ है। और ये देख के निको पूरी तरह से उदास हो जाती है और कहती है कि क्या आपको पहले से ही मेरे से इम्पोर्टेंट चीज मिल गया है? और फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें हेरॉन को दिखाया जाता है जो कि अभी एक कब्रिस्तान में खड़ा था। हेरॉन अभी अपने सिस्टम में अपने स्टैट्स विंडो की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि भले मेरा लेवल अभी 1 है, लेकिन पूरे दिन खून पीने के बाद मेरे एट्रीब्यूट्स अब कुछ अच्छे लेवल तक पहुंच चुके हैं। फिर हेरॉन कहता है कि अब असली काम यह है कि मुझे अब हर लड़ाई का फायदा उठाना है ताकि मैं अच्छे से लेवल अप हो सकूं और तब जाके मैं उस बंदे से अपना बदला ले पाऊंगा जिसने कि मुझे धोखा दिया और वहां पे मरने के लिए फेंक दिया। और फिर हेरॉन अपना मैजिकल एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि ये मुर्दा घर डार्क एनर्जी से भरी पड़ी है और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस हंटिंग स्क्वाड के साथ रहा है उसके हिसाब से इन जैसी जगहों में अनडेड प्रजाति के म्यूटेंट बीस्ट भरे पड़े होते हैं। और अगर मैं यहाँ पर अपनी मैजिकल एनर्जी को बाहर निकालूं तो मैं उन लोगों को अपनी तरफ बुला सकता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हेरॉन अपने मैजिकल एनर्जी को बहुत स्पीड में निकालने लगता है और कहता है बाहर आओ, मैं आखिर देखना चाहता हूँ कि तुम लोग आखिर किस लायक हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हेरॉन का मैजिकल एनर्जी उस मुर्दा घर के जंगलों में फैलने लगता है। फिर हमें वहाँ पे हेरॉन के सामने कुछ ब्लू कलर के फ्लेम्स को पैदा होते हुए देखते हैं और एक आवाज जो कि हेरॉन से कहता है कौन है जिसने कि हमारे अनंत आराम को भंग किया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आग धीरे धीरे एक शरीर का आकार लेने लगती है और वो आवाज बार बार हेरॉन से पूछ रही थी कि किसने हमारे अनंत आराम को भंग किया है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर लेवल 1 म्यूटेंट बीस्ट फेसलेस स्पेक्टर नाम के म्यूटेंट जन्म ले लेते हैं और वो सभी अभी वहाँ पे हवा में उड़ रहे थे। फिर उनमें से एक फेसलेस स्पेक्टर हेरॉन पे हमला कर देती है, लेकिन हेरॉन बिना किसी दिक्कत के उस बीस्ट को एक ही पंच में दूर फेंक देता है और वो कहता है कि अब मुझे लेवल 1 के म्यूटेंट बीस्ट मारने की कोशिश करेंगे। फिर वो म्यूटेंट बीस्ट एक साथ हेरॉन पे हमला करने के लिए टूट पड़ते हैं और वो कहते हैं मर जाओ। लेकिन हेरॉन बिना किसी दिक्कत के उन लेवल 1 के म्यूटेंट बीस्ट को हैंडल कर रहा था और इस लड़ाई से उसका एक्सपीरियंस भी इंक्रीज हो रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि हेरॉन का सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारा लेवल अप हो चुका है और इसके रिवॉर्ड में तुम्हें 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। और फिर हेरॉन बहुत स्पीड में उन सभी म्यूटेंट बीस्ट को धोने लगता है
और इतना ताकतवर अपोनेंट को देख के वो बाकी बचे फेसलेस स्पेक्टर भी हेरॉन को देख के वहां से भागने लगते हैं। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि हेरॉन को एक नया स्किल मिलता है जिसका कि नाम क्रिम्सन फ्लैश होता है, जिसमें कि वो कम दूरी वाला डिस्टेंस बस 5 सेकंड में कवर कर सकता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक चांदनी रात का सीन दिखाया जाता है और फिर हमें हेरॉन को दिखाया जाता है जो कि अभी पूरा पसीना में भींगा हुआ था और वो हाफ भी रहा था। और फिर वो अपने मन में कहता है कि क्या इवॉल्व लोगों को ऐसा ही महसूस होता है म्यूटेंट बीस्ट से लड़ने के बाद, और ये तो बहुत अच्छी एहसास है। फिर हेरॉन अपने स्टैट्स को चेक करता है जहाँ पे हेरॉन अभी लेवल 8 तक पहुंच चुका है और उसका सिस्टम उसे लेवल अप होने से जो एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले हैं उसे यूज करने को कहता है। और फिर वो अपने मन में कहता है कि मैं अब वो घटिया सामान धोने वाला बंदा नहीं हूँ। और हमें साथ ही में ये भी दिखाया जाता है कि हेरॉन के चारों तरफ अभी फेसलेस स्पेक्टर के लाशें पड़े हुए हैं जिनको कि हेरॉन ने बहुत बुरी तरह से मारा है। फिर हेरॉन अपने स्टैट्स विंडो की तरफ देखते हुए कहता है कि अभी के लिए मैं उन एट्रीब्यूट्स को अपग्रेड करूंगा जिससे कि मुझे लड़ने में आसानी होगी। और फिर हेरॉन अपने ज्यादातर एट्रीब्यूट पॉइंट्स को स्ट्रेंथ और इंडोरेंस में यूज कर लेता है। हमें फिर दिखाया जाता है कि हेरॉन का सिस्टम हेरॉन को एक डेंजर वार्निंग साइन दिखाता है जिसको कि देख के हेरॉन के पसीने छूट जाते हैं और वो थोड़ा चिंता में भी आ जाता है। और जैसे ही हेरॉन अपने पीछे देखता है तो वो देखता है कि उसके पीछे एक जायंट मॉन्स्टर जिसके कि हाथ में एक बड़ा सा तलवार था वो उस पर हमला करने ही वाला था। और ये एक लेवल 2 का म्यूटेंट बीस्ट जिसका कि नाम बूचर है। और हमें साथ में ये भी दिखाया जाता है कि इस म्यूटेंट के शरीर में पहले से ही कुछ हथियार घुसे हुए थे। फिर वो म्यूटेंट बीस्ट अपना हथियार से हेरॉन पे हमला कर देता है, लेकिन हेरॉन वहां पर क्रिम्सन फ्लैश स्किल का यूज करके किसी तरह से उस म्यूटेंट बीस्ट के हमले को डॉज कर लेता है। फिर हेरॉन कहता है कि अब यहाँ पर लेवल 2 का म्यूटेंट बीस्ट बूचर कहाँ से आया, और इतने बड़े बॉडी होने के बाद भी ये मॉन्स्टर बहुत तेज है। फिर वो म्यूटेंट बीस्ट एक और हमला करता है, लेकिन इस बार भी हेरॉन किसी तरह से उस म्यूटेंट बीस्ट के हमलों को डॉज कर लेता है। फिर हेरॉन कहता है कि फेसलेस स्पेक्टर का नाम मेरे सिस्टम विंडो में ग्रीन कलर में आ रहा था, तो इसका मतलब वो लोग मेरे लिए ज्यादा खतरनाक नहीं थे, लेकिन इस बूचर का नाम मेरे सिस्टम में येलो कलर में दिख रहा है, तब इसका क्या मतलब हुआ, और क्या ऐसा हो सकता है कि ये दुश्मन मुझे अच्छा खासा टक्कर दे सके। लेकिन फिर हेरॉन कहता है कि मेरी किस्मत ने मुझे दूसरा मौका दिया है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे सामने कौन आए, मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हेरॉन के सामने अभी 2 लेवल 2 के म्यूटेंट बीस्ट है और इन दोनों का ही नाम बूचर है। और इनमें से एक म्यूटेंट हमें गुस्से में भी दिख रहा है जिसका कि गुस्सा हम इसके आंखों में साफ देख सकते हैं। फिर वो म्यूटेंट एक खतरनाक सा हमला हेरॉन पे करता है, लेकिन हेरॉन उसके हमले से बहुत आसानी से बच जाता है और बहुत स्पीड में उस म्यूटेंट के सर के पास पहुंच जाता है और घूम के एक जोर का किक उसके सर पे दे मारता है। लेकिन फिर हेरॉन को रियलाइज होता है कि इस म्यूटेंट की बॉडी बहुत ज्यादा सख्त है और इसे इन आम लातों और घुसों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर उनमें से एक म्यूटेंट हेरॉन को अपने चेन में फंसाने का कोशिश करता है, लेकिन हेरॉन अपने फुर्ती से उसके चंगुल से बच जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हेरॉन के हाथ में अभी वही तलवार होती है जो कि उस पहले वाले म्यूटेंट के शरीर के अंदर घुसी हुई थी। फिर हेरॉन कहता है कि अभी वो उन दोनों के चंगुल में फंसने ही वाला था और ये दोनों एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, जिससे कि इन दोनों से एक साथ लड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैंने किसी तरह से उनमें से एक म्यूटेंट के शरीर से ये तलवार निकाल ली है जो कि थोड़ा आगे से टूटा हुआ भी है, और जब तक ये लड़ाई ज्यादा देरी तक चलती नहीं है तब तक ये लड़ाई मेरे लिए फायदेमंद है। और ये कह के हेरॉन उनमें से एक म्यूटेंट के पीछे से हमला करने का कोशिश करता है, लेकिन वो म्यूटेंट हेरॉन को नोटिस कर लेता है और फिर वो अपना हथियार भी निकाल के हेरॉन पे हमला कर देता है। लेकिन हेरॉन वही टूटे हुए तलवार की मदद से उस म्यूटेंट के हमलों को ब्लॉक कर देता है और वो कहता है कि उसने अपने 80% एट्रीब्यूट पॉइंट्स को अपने स्ट्रेंथ को अपग्रेड करने में यूज कर दिया है और इस आमने सामने वाले लड़ाई में मैं डरने वाला नहीं हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हेरॉन अपने ताकत की मदद से उस म्यूटेंट के हथियार को पीछे ढकेल देता है, जिससे कि वो म्यूटेंट थोड़ा अनबैलेंस हो जाता है और इसी मौका का फायदा उठा के हेरॉन उस म्यूटेंट के सामने से गायब हो जाता है। और फिर हेरॉन उस म्यूटेंट के ऊपर आके कहता है, गधे कहीं के तुम देख कहाँ रहे हो, लेकिन अफसोस अब बहुत देर हो चुकी है। और हेरॉन उस तलवार को उस म्यूटेंट के सर के अंदर घुसा देता है, जिससे कि उस म्यूटेंट की वहीं मौत हो जाती है और इससे हेरॉन का 2 बार लेवल अप होता है। और फिर हेरॉन कहता है कि इस मॉन्स्टर को मारने से मेरा 2 बार लेवल अप हुआ है, तो इसका मतलब डिफिकल्ट अपोनेंट से लड़ना बहुत मजेदार है। और फिर हमें हेरॉन का सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि तुम लेवल 10 पे पहुंच गए हो, इसलिए तुम्हें एक नया स्किल मिलता है और इस स्किल का नाम ब्लड इंटरमेंट होता है। और इस स्किल की मदद से हेरॉन अपने दुश्मनों को एक खून की दलदल में फंसा के उसकी मूवमेंट को स्लो कर सकता है और साथ ही में वो उस खून के दलदल से नोकीले ब्लेड्स को निकाल के अपने दुश्मनों को बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो म्यूटेंट अपने दोस्त को मरते हुए देख के पूरी तरीके से पागल हो जाता है और ये देख के हेरॉन कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है अपने दोस्त को मरते हुए देख के? और कहता है कि तुम्हारा नाम भी अब ग्रीन कलर में दिख रहा है, तो इसका मतलब तुम जानते हो तुम मेरे लिए अब मुसीबत नहीं रहे। और फिर वो म्यूटेंट गुस्से में हेरॉन पे हमला करता है, लेकिन हेरॉन बहुत ही आसानी से उस म्यूटेंट के हमलों को डॉज कर रहा था
और वो उसके हमले को देख के कहता है कि तुम तो बहुत स्लो हो गए हो। फिर हेरॉन कहता है कि भले मेरे पास उतना लड़ाई करने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सामान उठाने वाला काम करने के बहाने से बहुत सारे लड़ाइयाँ देखी है। और फिर हेरॉन उस म्यूटेंट के हमलों को फिर से डॉज करते हुए कहता है कि तुम्हारे मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करना बहुत आसान है। और फिर हेरॉन कहता है कि अब मैं तुम्हें अपनी नई स्किल के थ्रू मारूंगा, और वो कहता है ब्लड इंटरमेंट। और हेरॉन के इतना कहते ही हमें दिखाया जाता है कि वो म्यूटेंट खून के दलदल में फंस चुका है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस दलदल में से बहुत नुकीले स्पाइक्स निकल के उस म्यूटेंट के बॉडी को छेद करके आर पार निकल जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि उस म्यूटेंट के शरीर के सभी छेद से खून बहने लगता है और वो म्यूटेंट वहीं मारा जाता है। और फिर हेरॉन अपने स्किल का कारनामा देख के कहता है कि भले मैंने इस स्किल का डिस्क्रिप्शन पहले ही पढ़ लिया था, लेकिन इस स्किल का कारनामा देख के मैं तो सही में शॉक हो गया हूँ और ये एक बहुत खतरनाक स्किल है। फिर हेरॉन का सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हें एक नया टाइटल मिला है और वो टाइटल अनडेड किलर है। और इस टाइटल को मिलने के बाद हेरॉन अपने दुश्मनों को 5% एक्स्ट्रा डैमेज दे सकता है अगर उसका एनिमी अनडेड हुआ तो। और ये देख के हेरॉन थोड़ा शॉक था और फिर वो कहता है कि लगता है टाइटल सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिन का समय दिखाया जाता है जहां हेरॉन अपने स्टैट्स विंडो को देख रहा था। वो कहता है कि ये खतरनाक था, लेकिन फिर भी एक दिन में इतने अपग्रेड्स करना ये वर्थित है। तो अगर मैं इसी रफ्तार से अपग्रेड करता रहूं तो मैं जल्दी सेन जिहेन के सुपीरियर स्टील रैंक को सरपास कर जाऊंगा। फिर हेरॉन को कुछ और सिस्टम नोटिफिकेशन आते हैं जो देख के हेरॉन थोड़ा शॉक था, जिसमें से कि पहले नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि तुम्हें एक डेली मिशन दिया जा रहा है और इस मिशन को तुम्हें समय पे खत्म करना है। और ये देख के हेरॉन कहता है डेली मिशन, ये किस चीज के बारे में है और क्या पक्का है कि इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद मुझे कोई ना कोई रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। हमें फिर उस मिशन के बारे में सिस्टम नोटिफिकेशन के थ्रू बताया जाता है जहां पर लिखा हुआ था कि उसे अगले सुबह तक एक महिला का ताजा खून पी के अपने ब्लड फ्यूजन स्किल को एक्टिवेट करना होगा। लेकिन सिर्फ एक औरत से हेरॉन अपना ब्लड फ्यूजन स्किल को बस एक ही बार एक्टिवेट कर सकता है। और अगर ये मिशन पूरा नहीं होता है तो हेरॉन के रैंडमली कोई भी 5 एट्रीब्यूट उससे ले लिए जाएंगे। और फिर हेरॉन इस मिशन को देखने के बाद हैरान होते हुए कहता है आखिर किस टाइप का मिशन है ये जिसमें कि मुझे हर रोज किसी औरत का खून पीना होगा। आखिर क्या यही वैम्पायर का निशानी है? ऊपर से ये जो पेनल्टी है जिसमें कि मेरा 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स जा सकता है, ये भी बहुत खतरनाक है। फिर हेरॉन कहता है कि कल ही मैंने इस शहर के सभी स्कबी प्रजाति की औरतों का खून पिया था और आज जाके मुझे ये मिशन मिला है। क्या मेरे साथ कोई स्कैम करना चाह रहा है? और मुझे ये बंजर जमीन के बीच में और औरतें कहाँ मिलेगी? लेकिन फिर हेरॉन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है एक मिनट रुको, किसने कहा यहाँ पर औरतों की कमी है? और फिर हमें उन फेसलेस म्यूटेंट को दिखाया जाता है जिसको कि हेरॉन ने पिछली रात धोया था। और फिर हेरॉन इन लोगों को देखते हुए कहता है कि भले मैंने इन्हें मार दिया लेकिन फिर भी ये एक फीमेल घोस्ट है और ये घोस्ट भी एक औरत में गिनी जाएगी। और फिर हेरॉन हंसते हुए अपने वैम्पायर वाले दांत निकालते हुए कहता है कि इसका खून भी मुझे काम आने वाला है। लेकिन इससे पहले हेरॉन उसका खून पीता है, हेरॉन को एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिसपे लिखा हुआ था कि वो जिस टारगेट का खून पीना चाह रहा है उसका खून सड़ा हुआ है, इसलिए उस पे ब्लड फ्यूजन स्किल एक्टिवेट नहीं हो सकता। और ये देख के हेरॉन कहता है सड़ा हुआ, क्या ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बहुत देर पहले ही मर चुकी थी? और फिर वो उस फेसलेस म्यूटेंट को अपने गोद में उठाते हुए कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे ये फेसलेस म्यूटेंट है, इनमें से कोई भी मेरे लिए काम आ सकता है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि हेरॉन का सिस्टम उसे बताता है कि यहाँ पे मौजूद सभी फेसलेस म्यूटेंट का खून सड़ा हुआ है, तो वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता अपना ब्लड फ्यूजन स्किल को एक्टिवेट करने के लिए। और ये देख के हेरॉन पूरी तरह से पागल होने लगता है और वो कहता है तो ऐसा हो सकता है कि ये प्रजाति का खून पीने लायक इसलिए नहीं है क्योंकि ये अनडेड प्रजाति से बिलोंग करते हैं। और फिर हेरॉन परेशान होते हुए कहता है आखिर क्यों मैंने सभी कभी औरतों का खून कल ही पी लिया, अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। और फिर हेरॉन गुस्से में अपना मैजिकल एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है औरतें, मुझे और औरतें चाहिए, आखिर सारे औरतें कई कहाँ? फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें स्कबी प्रजाति के गांव को दिखाया जाता है जहां एक घर में निको बेड पे लेटी हुई थी और वो कहती है तो क्या हुआ, यहाँ पर मास्टर हेरॉन मौजूद नहीं है, बल्कि यहाँ पर मौजूद उनकी सेंट से ही मुझे अच्छा महसूस हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी उनके हाथों में लेटी हुई हूँ जिससे कि मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन फिर अचानक से निको को कुछ महसूस होता है और वो उस जगह से उठ खड़ी होती है और वो कहती है ये फीलिंग ये तो मास्टर हेरॉन की है, लगता है उन्हें मेरी बहुत जरूरत है। फिर हमारा सीन फिर से चेंज होता है और हमें कहीं जंगल में एक मर्सिडीज जी वैगन को दिखाया जाता है जो कि स्पीड में कहीं जा रहा था।
हमें दिखाया जाता है कि उस गाड़ी में दो बंदे बैठे हुए थे और उनमें से एक बंदा दूसरे बंदे से कहता है कि हम लोग उसे पूरे एक दिन से ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक हम लोग उसे ढूंढ नहीं पाए हैं। क्या तुमने कोई गलत रास्ता ले लिया है? जिसपे कि वो दूसरा वाला बंदा कहता है कि कल हम लोगों ने एक स्पेशल मैजिक एनर्जी को देखा था, लेकिन बस हम लोगों ने उसे थोड़े से ही समय के लिए देख पाए थे और मुझे पक्का पता है कि वो मैजिकल एनर्जी इसी डायरेक्शन से आई थी। और फिर वो बंदा कंटिन्यू करता है कि ये मैजिकल एनर्जी बहुत ही ज्यादा यूनिक था, तो मैं ये बहुत यकीन से कह सकता हूँ कि ये एक बहुत रेयर म्यूटेंट बीस्ट का होगा। तो अगर हम लोग किसी भी तरीके से उसे पकड़ के कॉर्पोरेशन के पास ले चले तो इससे वो लोग पक्का हमें प्रमोट करेंगे और हम लोगों की सैलरी भी बढ़ा देंगे। फिर वो पहला वाला बंदा कहता है कि अगर वो चीज इतना ही रेयर हुआ तो हम लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, और अगर हम लोग उसे हैंडल नहीं कर पाए तो हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस गाड़ी में एक और व्यक्ति था और वो एक औरत थी, और वो कहती है कि तुम्हारे ये बुजदिल वाले एटीट्यूड हमारी कंपनी के स्पिरिट से मैच नहीं करता है, जो हमें हमेशा बिना डर के आगे बढ़ने को सिखाता है। और वो कहती है कि क्या कॉर्पोरेशन ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? जो सुन के वो पहला वाला बंदा पूरी तरीके से पसीना पसीना हो जाता है और वो कहता है मुझे माफ कर दीजिए टीम लीडर, मैं बस थोड़ा सा परेशान था, और ऊपर से हम लोगों ने कॉर्पोरेशन को भी इसके बारे में कोई खबर नहीं दी है। जिसपे कि वो टीम लीडर कहती है तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं वो देख लूंगी। और फिर हमें इस औरत के बारे में बताया जाता है जो कि हॉन्गसेंग कॉर्पोरेशन के 4 इवॉल्व टीम की लीडर है और इसका नाम ली जुएर है, एके पोलर रोज। फिर वो औरत कहती है कि यहाँ पर सिर्फ वो हम ही लोग नहीं है जिसने कि उस मैजिकल एनर्जी को सेंस किया था, तो हम लोगों को कैसे भी करके बाकियों से आगे रहना होगा। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन लोगों की गाड़ी हेरॉन के सामने आके रुकती है, और हेरॉन भी इस जंगल में इंसानों को देख के थोड़ा हैरान था। और हेरॉन अपने मन में कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि इस गाड़ी में एक औरत हो जिसका कि मुझे बहुत जरूरत है। और फिर उस गाड़ी में से 2 बंदे निकलते हैं जिसमें से एक हेरॉन को देख के कहता है क्या ये वही है जिसको कि हम लोग ढूंढ रहे हैं? जिसपे कि वो दूसरा बंदा कहता है हाँ ये वही है, इससे भी वही मैजिकल एनर्जी निकल रही है, लेकिन इसकी मैजिकल एनर्जी इतनी स्ट्रांग नहीं है, मुश्किल से इसका एनर्जी लेवल 2 तक होगा। और फिर हमें हेरॉन को दिखाया जाता है जो कि और डिप्रेस्ड हो जाता है इन 2 लौंडों को देख के, और फिर वो कहता है कि इन दोनों को देखने से ऐसा लग रहा है कि ये लोग मेरा शिकार करने आए हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो टीम लीडर भी उस गाड़ी से नीचे उतरती है, और हमें अभी इसका रैंक भी बताया जाता है जो कि अभी लोअर गोल्ड रैंक है। और वो गाड़ी से उतरते के साथ कहती है इसके कपड़े को देख के ऐसा लग रहा है कि ये एक म्यूटेंट वेम्पायर बीस्ट है, ये तो कुछ अलग है लेकिन बुरा है क्योंकि ये सिर्फ लेवल 2 का म्यूटेंट बीस्ट है और मुझे इससे लड़ने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला। और फिर वो अपने चमचों को ऑर्डर देती है उसे खत्म करके अपने गाड़ी के डिक्की में भरने के लिए। लेकिन फिर हमें हेरॉन को दिखाया जाता है जिसके शकल पे अभी एक अलग ही मुस्कान थी। वो कहता है एक औरत, वो तो एक असली औरत है लेकिन वो एक इवॉल्व है और उसका रैंक गोल्ड है, लेकिन अभी मैं अपनी ताकत से उसके सामने 1 सेकंड भी नहीं टिक सकता, और ये मैं उसके नाम ही पढ़ के बता सकता हूँ जो कि मुझे रेड कलर में डिस्प्ले हो रही है। ऊपर से इसके 2 चमचों को भी हराना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर मूर्ति बन के यहाँ का तमाशा नहीं देख सकता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो 2 चमचे भी अपना हथियार निकाल के हेरॉन से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन इससे पहले वो 2 चमचे हेरॉन को कुछ कर पाते। हेरॉन अपना क्रिम्सन फ्लैश स्किल का यूज करके अपनी जगह से गायब हो जाता है और स्पीड में उस टीम लीडर के पीछे आ जाता है। वो टीम लीडर भी अचानक से अपने पीछे हेरॉन को देख के पूरी तरह से हैरान थी। वो कहती है क्या एक लेवल 2 का म्यूटेंट बीस्ट इतना तेज हो सकता है? और फिर हेरॉन जोर से उस टीम लीडर को पीछे से पकड़ लेता है, और हेरॉन अभी पूरी तरह से उस टीम लीडर को अपने चंगुल में जकड़ लिया था, जो देख के वो टीम लीडर कहती है कि मैं कभी भी इससे पहले इस जैसी सिचुएशन में नहीं पड़ी हूँ। और ये देख के वो 2 चमचे भी चिल्लाते हैं अरे नहीं, हमारी टीम लीडर से नीचे उतरो। और दूसरा बंदा कहता है तुम आखिर हमारे टीम लीडर के साथ करना क्या चाहते हो? और फिर वो टीम लीडर भी कहती है आखिर इसका क्या मतलब है और तुम मुझे गले क्यों लग रहे हो? और फिर हमें दिखाया जाता है कि हेरॉन उस टीम लीडर से माफी मांगता है और अपने वेम्पायर वाले दांत निकालते हुए कहता है मेरे पास और कोई चारा नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि हेरॉन उसका भी खून पी लेता है, जिससे कि हेरॉन को एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ था कि तुमने अपना डेली मिशन कंप्लीट कर लिया है और तुम्हारा एट्रीब्यूट स्ट्रेंथ 1 से इंक्रीज हुआ है। और फिर वो टीम लीडर कहती है कि मैं इतनी बड़ी हो गई लेकिन फिर भी अभी तक किसी लड़के ने मेरी बॉडी को छुआ भी नहीं था, लेकिन आज इसने ऐसा कर दिया। और फिर ये कह के वो टीम लीडर अपना एक खतरनाक सा हमला हेरॉन पे करती है, जिससे कि हेरॉन उस हमले से हवा में तैरने लगता है। और फिर हेरॉन दूर जाके एक पेड़ से टकराता है और हेरॉन कहता है कि तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे कि तुम मुझसे नफरत करती हो। और फिर वो टीम लीडर गुस्से में कहती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है? और तुमने बस मेरी बॉडी को छुआ नहीं है बल्कि तुमने मेरे गर्दन पे एक निशान भी छोड़ दिया है जो कि माफी लायक एकदम नहीं है। और हमें साथ ही में ये भी दिखाया जाता है कि हेरॉन का सिस्टम उसे बताता है कि उस टीम लीडर का एफिनिटी लेवल अब 30% तक पहुंच चुका है। हमें दिखाया जाता है कि वो टीम लीडर हेरॉन पर बहुत गुस्सा होती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें एक बर्फ के पुतले में ही तब्दील करके अपने गुस्से को शांत कर सकती हूँ। लेकिन अभी हेरॉन कहता है कि देखने में से तुम बाहर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखा रही हो लेकिन अंदर से तुम्हारा दिल
बहुत सॉफ्ट है और मैंने ये तुम्हारे अंदर पहले ही देख लिया है। जो सुन के वो टीम लीडर पूरी तरह से शर्मा जाती है और कहती है कि बकवास करना बंद करो, मैं ऐसी एकदम नहीं हूँ। और फिर हेरॉन अपने मन में कहता है कि लगता है मैं सही था, जब तक इसका इंटेंशन मुझे मारने का नहीं है तब तक मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। लेकिन फिर हेरॉन कुछ देख के पूरी तरह से हैरान हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एक गोल्ड कलर का कार्ड बहुत स्पीड में हेरॉन की तरफ आ रहा था। लेकिन एक मौके पे वो टीम लीडर उस कार्ड के सामने आके हेरॉन को बचा लेती है और अपना एक अलग ही ऑरा रिलीज करते हुए कहती है कि छुप के हमला करना बंद करो और बाहर निकलो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस टीम लीडर के इतना कहते ही उस जंगल में से दो बंदे बाहर निकलते हैं, जिसमें से कि एक बंदा कहता है कि कितनी निडर औरत हो तुम, और दूसरा बंदा कहता है कि अपने काम में इतना भी मत घुसो और मुझे तुम्हें मारने का कोई इरादा भी नहीं है। और फिर हमें उन दोनों बंदों को दिखाया जाता है जिसमें से कि बड़ा वाला का रैंक सुपीरियर गोल्ड रैंक था और उसका नाम जेंग जे था, और छोटे वाला का रैंक लोअर गोल्ड रैंक और उसका नाम यू वेन था। फिर वो छोटा वाला बंदा कहता है कि मैंने देखा कि तुम उस पर हमला करने से थोड़ा हिचक रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी मदद कर दूं। और फिर वो दूसरा वाला बंदा कहता है कि अगर तुम उसे मारना नहीं चाहती हो तो तुम उसे हमारे हवाले छोड़ सकती हो और हम इलाइट सेंटर से आए हैं। हमें फिर हेरॉन को दिखाया जाता है जिसका कि इन दो बंदों को देख के पूरी तरह से हालत खराब हो जाता है। और फिर वो अपने मन में कहता है दो और बंदे जिसका कि नाम मुझे रेड कलर में शो हो रहा है, जिसमें से कि एक लोअर गोल्ड है और एक सुपीरियर गोल्ड। और वो कहता है कि आखिर ये लोग मेरे पीछे हाथ धो के पड़ क्यों गए हैं, और इन लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि ये लोग पूरी तरह से मुझे आज निपटाने के लिए यहाँ पर आए हैं। फिर वो टीम लीडर कहती है तुम लोग इलाइट सेंटर से हो, तब तो मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूंगी। और हेरॉन की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है कि इस बंदे को पहले हम लोगों ने देखा था, इसलिए इसका शिकार होंगसेंग ऑर्गेनाइजेशन करेगा और इसे इलाइट सेंटर को देने वाली बात इम्पॉसिबल है। जो सुन के हेरॉन खुश हो जाता है और कहता है तुम सही हो, तुम जैसी खूबसूरत औरतें ही मुझे पकड़ सकती है और ये लोग तो इसके लायक भी नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि अब ये टीम लीडर हेरॉन के उस ब्लड फ्यूजन स्किल के कारण से हेरॉन की तरफ से लड़ने वाली है। और फिर वो कहती है कि अब ये बंदा हमारा है, तो अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें पहले मुझसे लड़ना होगा। जो सुन के हेरॉन और खुश हो जाता है और वो कहता है क्या बात है, तुम्हारे में क्या जज्बा है, और वो लोग तो तुम्हारा ऑरा ही देख के हार जाएंगे। और हमें दिखाया जाता है कि हेरॉन के इन मीठी मीठी बातों से उस टीम लीडर का एफिनिटी लेवल अब 45% तक पहुंच गया है। फिर हेरॉन उस टीम लीडर के चमचों की तरफ देखते हुए कहता है कि ये दो बंदे भी मुझे अच्छे लग रहे हैं और ताकतवर भी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये दो उन नमूनों से हार जाए। जिसमें से कि उनमें से एक चमचा कहता है हाँ तुम सही हो, हम लोग कभी भी होंगसेंग ग्रुप में कभी भी किसी से डरे नहीं है। फिर वो छोटा वाला बंदा कहता है कितनी शर्म की बात है, हमारा नेगोशिएशन फेल हो गया। और वो उस लंबे वाले बंदे को हमला करने का ऑर्डर देता है और वो बंदा अपना कार्ड मैजिक यूज करते हुए कहता है कि हम लोगों ने पहले ही तुम्हें एक चांस दिया था, लेकिन अब हम तुम लोगों पे कोई रहम नहीं दिखाने वाले हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो टीम लीडर बहुत आसानी से उस कार्ड मैजिक वाले बंदे के हमलों को ब्लॉक कर लेती है और फिर वो अपना बर्फीले तूफान वाला हमला उन लोगों पे करती है, जिससे वहाँ बहुत तेज बर्फ गिरने लगता है। जो देख के वो लंबा वाला बंदा कहता है क्या बकवास है, कितना एनोइंग स्किल है ये, और यहाँ का हवा इतना तेज हो गया कि मैं मुश्किल से अपने आँख को खुला रख पा रहा हूँ। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उस छोटे वाले बंदे को उस टीम लीडर के हमले से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर वो छोटा वाला बंदा कहता है कि उसने बर्फीले तूफान का यूज किया ताकि हमारे मूवमेंट को रोक सके और इससे वो इस लड़ाई में एडवांटेज पा सकती है। ये तो बहुत समझदार निकली। और फिर वो कहता है जेंग जे, लगता है हम लोगों को एक अच्छा ओपोनेंट मिला है इस बार। फिर हमें उस टीम लीडर को दिखाया जाता है जो कि उस बौने को देख के अपने मन में कहती है कि मेरा बर्फ तो उसके पास जाने से पहले ही पिघल जा रहा है, जैसे कि उसके शरीर के पास कोई प्रोटेक्टिव लेयर है। और वो कहती है कि ये बौना उतना सिंपल है नहीं जितना ये दिखता है, और कहती है कि अभी अभी इसने जो कहा वो सुन के ऐसा लग रहा है कि ये हमारे साथ लड़ना नहीं चाह रहा है। और फिर वो टीम लीडर अपने बंदों से कहती है ए तुम दोनों इस पर नजर रखना ताकि ये भाग ना पाए, और खुद चले जाती है उन दूसरों बंदे के साथ लड़ने के लिए। हमें दिखाया जाता है कि वो हवा में जाके एक खतरनाक सा हमला उन लोगों पे करने वाली होती है और वो एक बहुत बड़ा बर्फ का रोज बना के उन लोगों की तरफ फेंक देती है, और इस हमले का नाम था पोलर रोज। उनमें से एक बंदा ये हमला देख के पूरी तरीके से हकबका जाता है और कहता है आखिर ये किस टाइप का मजाक है जो फूलों को लड़ाई के बीच में लाता है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाना चाह रही हो। हमें दिखाया जाता है कि वो रोज बहुत स्पीड में जाके उस बंदे से हिट करती है, जिसको कि देख के उस टीम लीडर के चमचे कहते हैं कि बहुत बढ़िया, उसे तो जोर की लगी होगी, और अब तुम लोगों की अकड़ कहाँ गई। और फिर उसका दूसरा वाला बंदा कहता है हाँ इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी टीम लीडर इतनी बेमिसाल है और ये है होंगसेंग ग्रुप का असली ताकत। हमें दिखाया जाता है कि उस टीम लीडर के हमले के बाद वो बंदा एक बर्फ के बड़े से टुकड़े के अंदर जम गया होता है, लेकिन उसका दूसरा साथी अभी भी सही सलामत खड़ा था।
और वो कहता है जेंग जे, तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पर दिक्कत हो रही है और मैं इस चीज को अपने पिता को कैसे एक्सप्लेन करूंगा जब मैं वापस जाऊंगा कि तुम एक औरत से हार गए। फिर वो टीम लीडर उस बौने से कहती है, क्या हुआ, क्या तुमने किसी औरत को कम समझ लिया और अब तुम्हारी बारी है। जिसपे कि वो बौना भी कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी इस सिचुएशन को अच्छे से समझ नहीं पाई हो। लेकिन फिर हमें 3 दिल शेप वाले एरोज को दिखाया जाता है जो कि सीधा जाके उस टीम लीडर के चमचों को लगती है और उस एरो के लगने के तुरंत ही बाद वो लोग पूरी तरीके से एक पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं, जो देख के वो टीम लीडर और बौना दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और वो टीम लीडर कहती है, पेट्रिफिकेशन, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वो बौना कहता है, अब इस लड़ाई में किसकी एंट्री हो रही है। और हमें दिखाया जाता है कि ये तीर और किसी ने नहीं बल्कि निको ने ही मारा होता है। और वो आते के साथ हेरॉन को गले लगा लेती है और कहती है, मास्टर हेरॉन, मैंने आखिरकार आपको ढूंढ ही लिया। यहाँ हेरॉन भी निको को देख के खुश हो जाता है और पूछता है कि निको, तुम यहाँ कैसे आई। जिसपे कि निको बताती है कि मास्टर हेरॉन, मुझे महसूस हुआ था कि आपको मेरी मदद की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ भागी चली आई और जब तक मैं आपके काम के लायक रहूंगी तब तक मैं आपके साथ रहूंगी। जिसपे कि फिर हेरॉन कहता है कि तुम जैसे साथी को रखना कितना औसम है। और निको कहती है, हाँ, आप जैसे मास्टर को पाके मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है। और हेरॉन और निको की इन मीठी मीठी बातों को सुन के वो टीम लीडर गुस्से से कांप रही थी। वो अपने मन में कहती है कि आखिर मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। क्या ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि वो दोनों मेरे सामने फ्लर्ट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं इतना घटिया इंसान नहीं हो सकती। मैं तो उस पर इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि उसने मेरे लोगों को पत्थर बना दिया है। और फिर वो टीम लीडर गुस्से में निको और हेरॉन की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि गप्पे हाँकना बंद करो और मेरे लोगों को वापस नॉर्मल करो। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि इससे पहले वो टीम लीडर हेरॉन के पास पहुंचती, वो बौना अचानक से उस टीम लीडर के सामने आ जाता है और कहता है कि लगता है तुमने कोई गलत अपोनेंट चूज कर लिया है। क्या तुम मेरे साथी को मार के चुपचाप यहाँ से भागना चाहती थी। और वो टीम लीडर भी इस बौने का स्पीड देख के पूरी तरीके से हैरान थी। और फिर वो बौना उस टीम लीडर पे हमला कर देता है जिससे कि वो बहुत दूर जाके फेंकाती है और वहाँ धुआं धुआं भी हो जाता है। ये नजारा देख के हेरॉन अपने मन में कहता है, क्या यही है एक सुपीरियर गोल्ड रैंक की असली ताकत। ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है और ऊपर से ये लोअर गोल्ड लीडर भी इसके सामने कुछ नहीं है और अगर मैं और निको भी साथ मिल गए तो इसे हरा नहीं सकते हैं। हेरॉन फिर यहाँ अपने मन में कंटिन्यू करता है कि उसके सिस्टम ने उसे बताया था कि अगर उसके कोई फॉलोअर का एफिनिटी लेवल 100% तक पहुंच जाता है तो उसे एक सीक्रेट रिवॉर्ड मिलेगा और अगर उसे यहाँ सरवाइव करना है तो उसे वो रिवॉर्ड चाहिए। फिर निको उस बौने को अपने तरफ बढ़ते हुए देख के कहती है कि ये दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मैं अपने मास्टर को यहाँ छोड़ के वापस भाग नहीं सकती। फिर वो बंदा भी अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि मैं यहाँ उस रेयर ब्लड बीस्ट के लिए आया हूँ, लेकिन लगता है कि मुझे यहाँ पर बोनस के तौर पर एक सकबस बीस्ट भी मिला है। ये बुरा नहीं है बल्कि मेरा लक तो बहुत अच्छा है और अगर मैं इन्हें अपने पिता के पास ले गया तो वो जरूर मुझे कोई बड़ा इनाम देंगे। और फिर वो बंदा एक एविल स्माइल देते हुए कहता है कि डरो मत, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तुम्हें तो कोई दर्द भी महसूस नहीं होने वाला है। जिसपे कि निको जवाबी हमले में अपने तीरों को फेंकती है, लेकिन वो बंदा बहुत आसानी से उन तीरों को अपने फोर्स फील्ड से ब्लॉक कर रहा था। और वो बंदा कहता है कि क्या बकवास है, ये लोग तो होंगसिंग के लोगों को भी नहीं रोक पाए थे और मुझसे लड़ने चले हैं और ऊपर से इसकी तीर तो मुझे छू भी नहीं पा रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो बौना निको के बहुत करीब पहुंच गया था, लेकिन इससे पहले वो बौना निको पे हमला करता है, हेरॉन उसके सामने आ जाता है और अपना क्रिम्सन फ्लैश स्किल को एक्टिवेट करके निको को लेके वहाँ से गायब हो जाता है। जो देख के वो बंदा पूरी तरीके से शॉक और कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है, वो लोग आखिर गायब कैसे हो गए, इसका क्या मतलब था। वो तो सिर्फ लेवल 2 का बीस्ट है तो वो मेरी आंखों से ज्यादा तेज कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। और हमें दिखाया जाता है कि हेरॉन निको को लेके उस जगह से बहुत दूर आ गया था और अपने मन में कहता है कि मैंने पहले ही 2 बार अपने क्रिम्सन फ्लैश स्किल को यूज कर दिया है, तो अब मेरे पास कोई भी यहाँ से बच के भागने का रास्ता नहीं बचा है। तो मुझे कैसे भी करके वो सीक्रेट रिवॉर्ड चाहिए इससे पहले कि वो बौना मुझे नोटिस कर ले। लेकिन क्यों अभी तक निको का एफिनिटी इंक्रीज नहीं हुआ है, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दी रिएक्ट कर दिया। और निको यहाँ परेशान होते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं यूजलेस हूँ क्योंकि आपको मुझे बचाने के लिए बीच में आना पड़ा और अब से मैं और मेहनत करूंगी ताकि ये दोबारा ना हो। लेकिन यहाँ हेरॉन निको पे गुस्सा नहीं होता और बल्कि कहता है कि ये समय माफी मांगने का नहीं है। और फिर हेरॉन उसके करीब आके उसको मौत टू मौत सीपीआर देने लगता है, जो देख के निको कहती है कि क्या ये सही रहेगा अपने मास्टर के साथ ये सब एक लड़ाई के बीच में करना। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हेरॉन उसको सीपीआर देने लगता है और निको यहाँ अपने मन में कहती है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर मास्टर हेरॉन को मेरे साथ कुछ करने की चाह है तब वो कुछ भी कर सकते हैं जब तक मैं उनकी फॉलोअर हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इस चीज से निको का एफिनिटी लेवल 99% तक पहुंच जाता है। लेकिन तभी वो बौने की नजर निको और हेरॉन पे चली जाती है जो कि जंगल में झाड़ी के पीछे मंगल कर रहे थे। और ये देख के वो बंदा गुस्सा होते हुए कहता है कि एक जंगली हमेशा जंगली ही रहेगा और कहता है कि ये लोग लड़ाई से भाग रहे हैं ये सब करने के लिए। फिर वो बंदा अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है
कि अगर मैं यहाँ पर थोड़ा देर से पहुंचता तो क्या ये लोग असली काम करना शुरू कर देते, और अब मैं इनके शरीर को राख में तब्दील करने वाला हूँ। हमें दिखाया जाता है कि हेरॉन को भी इस बंदे की एनर्जी महसूस हो जाती है, लेकिन वो रुकता नहीं है और कहता है नहीं, अभी सिर्फ 1% और बाकी है, मुझे थोड़ा सा और समय चाहिए ये करने के लिए। लेकिन हेरॉन के पास अब ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि वो बंदा हेरॉन को खत्म करने के लिए उसकी तरफ निकल चुका था। हमें दिखाया जाता कि वो बंदा इससे पहले हेरॉन के पास पहुंचता, वहां पर अचानक से उसके सामने एक रुकावट आ जाती है, जो देख के वो कहता है कि यहाँ पर इतने सारे रुकावटें क्यों हैं। हमें दिखाया जाता है कि इस शील्ड का नाम एक्सट्रीम आइस प्रोटेक्शन था, जिसको कि उस टीम लीडर ने बनाया था। और अब ये बंदा इस टीम लीडर को टांग अड़ाते हुए देख के कहता है कि मैंने तुम्हें पहले नहीं मारा क्योंकि तुम होंगसिंग ग्रुप से हो, तो मुझे ये करने के लिए मजबूर मत करो। जिसपे कि वो टीम लीडर कहती है तुम बातें अच्छा करते हो, लेकिन क्या तुम जैसे लोग अपने दुश्मनों को जिंदा भी छोड़ते हो। और कहती है कि वो वैम्पायर मेरा शिकार है, और अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें पहले मुझसे लड़ना होगा। हमें फिर दिखाया जाता कि हेरॉन निको का एफिनिटी लेवल को 100% तक पहुंचाने के लिए निको को उस शील्ड के अंदर बजाने लगता है, जिससे कि उसका एफिनिटी लेवल 100% तक पहुंच जाता है। और तभी हेरॉन को एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जहां पर लिखा हुआ था कि तुमने अपना सीक्रेट रिवॉर्ड अनलॉक कर लिया है और तुम्हें ब्लड थर्स्टी बीक स्किल को यूज करने का परमिशन दिया जाता है। इस स्किल को यूज करने के बाद तुम ब्लड डीमन गॉड के सारे एट्रीब्यूट्स और एबिलिटीज को अनलॉक कर लोगे, और तुम्हारे पास बहुत ही खतरनाक कॉम्बैट पावर आ जाएगी 10 मिनट के लिए। हमें दिखाया जाता है कि वो बर्फ की शील्ड पूरी तरीके से अंदर से लाल हो गई थी, और उसमें बहुत सारे दरार भी आने शुरू हो गए थे। और फिर तभी उस शील्ड में से बहुत तेज एनर्जी निकलती है, जो कि पूरे जंगल में फैल जाती है। और ये सब होता हुआ देख के वो टीम लीडर और वो बंदा पूरी तरीके से शॉक था। और जब हेरॉन उस शील्ड में से बाहर निकलता है, तब वो अपना एक अलग ही ऑरा रिलीज कर रहा था, और वो निकलते के साथ उस बंदे से कहता है कि क्या तुम अब मुझे धूल और राख में बदलना नहीं चाहते, आगे बढ़ो और मुझे खत्म करो। हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा हेरॉन की नई ताकत को देख के पूरी तरीके से जम गया था। वो हैरानी में कहता है ये क्या है, ये तो सिर्फ एक लेवल 2 का बीस्ट था, तो आखिर इसकी ताकत मुझे अचानक से इतनी डरावनी क्यों लग रही है। फिर हेरॉन अपना हाथ उठाते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ करने नहीं वाले, मैंने तो तुम्हें एक चांस दिया था, लेकिन तुमने वो चांस भी गवा दिया। और फिर हेरॉन अपना ब्लड डीमन गॉड का डेविल्स हैंड स्किल को एक्टिवेट करता है, जिससे कि वो बंदा अपने आप हेरॉन की तरफ खींचा चला आता है। वो कहता है ये क्या हो रहा है, मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और हेरॉन उस बंदे की गर्दन को पकड़ लेता है, और ऐसा होते हुए देख के वो बंदा हेरॉन से अपनी जान का भीख मांगने लगता है। वो कहता है नहीं, मुझे मत मारो, मैं गलत था, मैं तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन हेरॉन यहाँ फुल सीरियस मोड में कहता है इससे पहले तुम इस भाषा में तो नहीं बात कर रहे थे।